चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के अंदर, सबकी चर्चा बारी बारी, सबकी बारी आएगी। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूले का लिस्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, कुछ बातें लिखी गई जिनको पक्का वाला ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, यंग्स एक्सपेरिमेंट के हिसाब से डेल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है और फ्रिंज विड्थ क्या होता है, ठीक है। पाथ लेंथ क्या होता है। दूसरा चीज, इंटरफेरेंस के अंदर जो भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं कि एम्पलीट्यूड के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, इंटेंसिटी का, आई मैक्स, ए मैक्स, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इंटेंसिटी और वेवलेंथ में रिलेशन, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इंटरफेरेंस का यूज कहाँ कहाँ है, जैसे सोप बबल, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग के अंदर, ऑयल ऑन सरफेस ऑफ वाटर, इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे, चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, तो इसमें भी ये दोनों फॉर्मूला, कोणीय चौड़ाई मतलब एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ, ये नॉर्मली पूछा जा सकता है, जिसके चांसेस कम है, लेकिन दोनों ध्यान में रखने में क्या जाता है, एक फॉर्मूला बढ़ ही जाएगा ना। नेक्स्ट, हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन, ये कई बार पूछा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये ऑलरेडी आपका री ऑप्टिक्स के अंदर की कहानी है, तो कहाँ होता है, जैसे स्काई का ब्लू कलर किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सनराइज और सनसेट, रेडिश लाल जैसा दिखता है, किसके कारण, इसी कारण डेंजर साइन रेड क्यों रखा जाता है, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग की कहानी है। वायलेट और रेड का, स्कैटरिंग वायलेट का सबसे ज्यादा, रेड का सबसे कम होता है, इसके वजह से। और दूसरा, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, ये दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे, कहानी हो गया। और ये तो अपना क्या है, रे का ऑप्टिक्स है, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर तो ये इतना बात किए हैं। तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। देखिए, ये आप यदि बुक में देखोगे तो एक लाइन में लिख दिया भैया इतना बड़ा इतना होता है। क्यों होता है, हम क्यों माने, तो चलिए कुछ चीजों को मान लेते, कुछ कुछ चीजों को नहीं भी मानना चाहिए, चलिए इसको फिलहाल नहीं मानते हैं। तो इसके लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। जो हमको याद है कोशिश कीजिए कि जो आपको याद है उसी से टिका दीजिए क्वेश्चन को। तो हम लोग क्या जानते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी। सी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी का मतलब इन मीडियम। तो सी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप लोग जानते होंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ओके, तो चलिए सी के लिए हम बात करते हैं, तो सी को हम लिख सकते हैं, लाइट कितना डिस्टेंस चला है, मान लीजिए एल डिस्टेंस चला है, किसमें, वैक्यूम के अंदर, वी एल, और टाइम इसको कितना लगा, टी बाई, ये किसके लिए, मीडियम के लिए, तो मीडियम में कितना चलेगा, एल एम बाई सेम टाइम के लिए। ओके, तो यहां से ये टी साफ, तो म्यू इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, एल वैक्यूम बाई एल मीडियम। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एल वैक्यूम इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एल एम, ठीक है। तो ये जो वैक्यूम में लेंथ दिखा रहा है, यही हमारा क्या होता है, क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ होता है, प्रकाशीय पथ होता है। ओके, और ये किसमें है, हमारा मीडियम के लिए है, तो म्यू इंटू एल एम। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं है, नहीं है, तो इस दोनों की बात होती है। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ पाथ इन मीडियम डिवाइडेड में है, तो मतलब आंसर नंबर हमारा पहला का क्या हो गया, ए। एक्सपेक्ट करते हैं समझ में आना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट आई एंड वेवलेंथ ऑफ, मतलब तीव्रता आई और तरंग दैर्ध्य के बीच में रिलेशन बता। तो ध्यान में रखेंगे इस फॉर्मूले को कि आई जो होता है इंटेंसिटी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के पावर 4 होता है, आई इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई लेमडा 4। तो लिख सकते हैं इसको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2022, इसको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्या रहा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, निम्नलिखित किस भौतिक राशि का
पुनर्वितरण प्रकाश के व्यक्तीकरण में होता है। तो इंटरफेरेंस के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, ठीक है। इस बार यदि एनर्जी नहीं है तो जरूरी नहीं कि अगले बार एनर्जी ना हो सकता है ना। तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है। तो इंटरफेरेंस में कहां गया, यहां गया। इंटरफेरेंस में आपको याद होगा कि कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है, ठीक है। तो जब दो लाइट एक जगह आके दो बल्ब को एक जगह जलाओगे तो क्या होगी, इसकी क्या बढ़ जाएगी, उसकी इंटेंसिटी उस जगह की बढ़ जाती है। जैसे हम जहां पे खड़े हैं, यहाँ बहुत सारे लाइट जल रहे हैं, तो इसकी वजह से हम दिख रहे हैं, तो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इसकी क्या होती है, चेंज करती है। रिडिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, इंटेंसिटी का होता है, तीव्रता कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, या यदि इंटेंसिटी ना होके क्या होता, एनर्जी होता, तो एनर्जी के साथ हम लोग जाते, ठीक। ओके, तीसरा विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, ये पहले दिया गया विड्थ, फ्रिंज विड्थ, चाहे वो डार्क के लिए पूछे या ब्राइट के लिए पूछे, मतलब चमकता हुआ या नहीं चमकता हुआ रहे, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी, डी लैम्डा बाई डी हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ का ए हमारा आंसर हो जाएगा, थर्ड का क्या था, बी, ठीक है। फिफ्थ की बात करें, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम, तो इसको ध्यान में रखोगे, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है हमारा, नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम सनलाइट, तो कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट, लाइट ऑन इट्स कलर ड्यू टू, लाइट का कलर का कारण क्या है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। तो ध्यान में रखेंगे फ्रीक्वेंसी किन किन चीजों को डिसाइड करती है, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है एनर्जी को और साथ में किसको, कलर को, कि कौन सा कलर होगा और उसकी एनर्जी उसके पास कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करता है, फ्रीक्वेंसी। इस बार पूछा है, अगली बार कुछ भी पूछते, ठीक है। तो यदि किसी के पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगा, मतलब ब्लू लाइट के पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इसलिए इसके पास एनर्जी भी ज्यादा होती है, रेड के पास फ्रीक्वेंसी कम होती है इसलिए इसके पास एनर्जी कम होती है। इन रिफ्रैक्शन के अंदर आप याद होगा कि हम लोग पूछा जाता है, रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट के अंदर ध्यान रखो कि वेलोसिटी और वेवलेंथ हमारा चेंज करता है, ठीक है, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज करता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है। अब जैसे एक पानी का शीशे का बर्तन में पानी डाल दो, ऊपर से रेड लाइट जलाओगे तो क्या बाहर निकलेगा, वो व्हाइट हो जाएगा, नहीं ना होता है। तो रिमेन्स अनअल्टर्ड, मतलब वो चेंज नहीं होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इसलिए किसी भी चीज का कलर जो हमारा होता है, लाइट जिस कलर की बात करते हैं वो कौन डिसाइड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। तो किधर है भैया फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी 6 का ए। सेवेंथ की बात करें, द वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, ये ध्यान देना, फाइनाइट डिस्टेंस, बिंदुवत स्रोत के परिमित दूरी पर। ओके, तो फाइनाइट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस हमको पता है कि मतलब पास में ही है, मतलब 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, कुछ भी है, मतलब फाइनाइट है। तो उस केस में हमारा क्या कह रहा है भैया, वेव फ्रंट कैसा होगा, देखिए यदि ये इनफाइनाइट पे होता, याद होगा आपको पढ़ाया गया होगा, तो यदि फाइनाइट पे चलो थोड़ा सा पास होता तो ये ऐसा बनता, ऐसा बनता, थोड़ा दूर जाता और बड़ा सर्कल बनाता, और दूर जाता और बड़ा सर्कल बनाता, जब बहुत दूर जाता तो और बहुत बड़ा सर्कल बनाता, तो दिखने में जब इनफाइनाइट पे होता तो ये लगभग लगभग क्या हो जाता, स्ट्रेट जैसा दिखता जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता तो। लेकिन जो ही पास की बात करें फाइनाइट डिस्टेंस की, तो ये सब कैसा दिख रहा है, कर्व शेप दिख रहा है। ओके, तो पॉइंट सोर्स के लिए हमारा क्या होगा, गोलू जैसा, एक बल्ब जलाओगे पीछे चारों साइड से कैसा होगा, गोलू सा बनेगा, तो इसको कह सकते हैं कार स्फेरिकल। यदि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब फाइनाइट वहां लिखा इनफाइनाइट होता, तो वो कैसा बनाता, तब वो बनाता हमारा प्लेन बनाता, समतल, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है ना समतल जैसा, ऐसा बनाता। यदि फाइनाइट डिस्टेंस पे तो ये कर्व जैसा दिख रहा है, तो ये कर्व बनाएगा, कर्व्ड वेव फ्रंट। कब, जब फाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे होता तो कैसा बनाता, प्लेन। ध्यान में रखेंगे, यदि एक बार पूछा फाइनाइट तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है पूछे इनफाइनाइट। नेक्स्ट किसको ना भाई, हाँ, कह रहा है रे ऑफ लाइट गेट इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। चलिए मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट ये है, ये किसी स्लैब के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना देकर रखा है, 60 डिग्री। ओके, if the reflected and refracted ray are perpendicular to each other, reflected और refracted, ये reflected ये refracted ray हो क्या, दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे हैं,
90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है। बहुत अच्छी बात है, तो हम क्या करें? देन विच ऑफ गिवन ऑप्शन इज और आर करेक्ट? ठीक है, आपतन कोण 60 डिग्री है, आपतित होती है, अगर आपवर्ती किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे पर 90 बनाती है तो क्या होगा? तो देखिए, यदि ये 60 है तो स्वाभाविक है ये भी हमारा क्या होगा, I इक्वल्स टू आर होता है, तो I 60 है तो R भी हमारा क्या होगा 60। लेकिन ये एंगल कितना होगा, सवाल ये है। यदि ये 60 तो ये कितना 30। ओके, यदि ये 60 होगा तो इन दोनों के बीच का भी तो एंगल 90 ही है। तो यदि ये 60 तो ये 30, और यदि ये 30 तो ये एंगल कितना बचा, ये बच गया हमारा 60। ठीक है, और तब ये कितना बचेगा, टोटल हमारा कितना था, यहां से यहां तक का 90 होता है, तो ये हमारा बच जाएगा 30। तो इस केस की हम बात करें तो ये हमारा I 60 है, और ये मान लीजिए R1 ले लेते हैं इसको, ये और ये हमारा R, I इक्वल्स टू इसलिए 60 हुआ, और ये I R1 रिफ्रैक्शन के कारण हमारा कितने का एंगल पे जा रहा है, 30 डिग्री पे जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, साइन I बाई साइन R। ठीक है, तो हमको पूछ क्या रहा है, पता अपर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे पूछा जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री, क्या कह रहा है भैया, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 डिग्री, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, तो इसका दो आंसर सही हो जाएगा। 30 तो हो ही रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण 30, तो ये तो सही है। अब म्यू की बात करें तो म्यू 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 म्यू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो साइन I मतलब साइन कितना 60 डिग्री बाई साइन कितना 30 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 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 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसको लिखा जा सकता है √3/2 इंटू 2/1, कट गया, यहां से क्या बचा हमारा √3। तो √3 किस केस में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ स्लैब इज √3, ये तो ऑप्शन नंबर सी, स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, दो ऑप्शन सही हो रहा है इसका। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही है ना हमारा, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तो वो है 60 डिग्री, रिफ्रैक्शन 30 डिग्री, तो ये इसका आंसर ये भी सही होगा। तो 8 नंबर का हमारा कौन कौन सही होगा, बी भी सही होगा और सी भी सही होगा। ओके, तो 2018 में ऐसा मल्टीपल चॉइस गिवन ऑप्शंस इज और आर करेक्ट, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, सही होंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। चलिए ये आगे चलते हैं थोड़ा सा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ए वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ पॉइंट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। देखिए ये हमारा जो यदि एक ठहरे हुए पानी में कंकड़ गिराइएगा तो क्या होगा, वेव्स बनते हैं। तो ये जो दिख रहा है यही इसका होता है वेव फ्रंट, एक बार जो ऊपर आया वो, एक बार जो नीचे जो दिख रहा है नीचे भी गया वो भी क्या है, वेव फ्रंट ही है। तो सारे के सारे का लोकस सेम होता है, इसके डिफिनीशन में ही ये कहा गया है। तो पहला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। वेवलेंथ इज सेपरेशन, वेवलेंथ इज सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट वाइब्रेशन इज सेम फेज, ये भी सही है, वेवलेंथ इज सेपरेशन। फॉर टू सोर्सेज टू बी कोहेरेंट होने चाहिए, देयर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो ही हमारा क्या होगा, इंटरफेरेंस भरेगा। और ऊपर के सारे कथन सही है तो ये भी सही है, तो हमारे चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। ओके, सवाल ये है कि इसमें दो ऑप्शन सही होना चाहिए था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री होना चाहिए था, चलिए जो भी है। नेक्स्ट 9वां हो गया। 10th की बात करते हैं। ए शॉर्ट pulse of white light incident from air to glass slab at normal incidence after traveling through the slab, the first color to emerge in। श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अविलंब आपतित होता है, अविलंब आपतित होता है, ठीक है। स्लैब के गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर आएगा, तो ये तो अविलंब के मतलब ऐसे, ठीक है।
ए शॉर्ट पल्स ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब एट नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग। तो मान लीजिए भावनाओं को हटाइए इसको, ये हमारे पास स्लैब है, ऐसे आता है लाइट रे। तो कह रहा है कि इसमें से सबसे पहले कौन सा लाइट रे जाएगा इस चारों में से, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे जो हमारा रेड कलर होता है इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, जिस कारण से इसलिए ये रेड कलर जो होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, इस स्लैब को पार करेगा, ठीक है। ध्यान में रखो, जो भी चीजें एक्स्ट्रा में जा रही है उनको भी ध्यान में रखेंगे कि वेवलेंथ किसका ज्यादा रहता है, रेड कलर का, और स्पीड रेड कलर की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रेड। तो 10th का चलेंगे डी के साथ। अब कह रहा है देयर आर सर्टेन मटेरियल डेवलप इन ए लेबोरेटरी विच है ए नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मतलब जिसके पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या है, निगेटिव है। बहुत सुंदर बात है। ए रे फ्रॉम एयर मीडियम 1, अच्छा ये मीडियम 1 है, इनटू सच ए मीडियम 2 सेल फॉलो ए पाथ गिवन बाय। प्रयोगशाला में कुछ ऐसा पदार्थ विकसित किया गया है जिनका परिणाम ऋणात्मक होता है। प्रकाश की एक किरण जो हवा से ऐसे माध्यम मतलब माध्यम 2 में जाती है जिसके द्वारा निम्नलिखित किस पथ का अनुसरण किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, चलिए देखते हैं। देखिए म्यू की वैल्यू अभी तक जो हम लोग जानते हैं वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, जानते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और म्यू होता है क्या है, म्यू इक्वल्स टू होता है साइन आई बाई साइन आर, यही होता है ना। तो साइन आई बाई साइन आर, यदि एक लाइट रे आया, ओके, ये है हमारा आया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आई, और इस साइड जो जाता है ये हमारा नॉर्मल के साथ क्या बनाता है, आर, यही बनाता है ना। तब हमारा म्यू की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। मतलब एंगल जो मेजर किया जाता है इस नॉर्मल से मेजर किया जाता है ऐसे, तो यहां से ऐसे। तो यदि म्यू की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, आई तो निगेटिव नहीं हो सकता है ना, ये जो है आई ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। निगेटिव किसको होना पड़ेगा, इस आर को। तो आर निगेटिव का मतलब क्या, यदि पॉजिटिव था तो इस डायरेक्शन में एंगल बनाया, तो निगेटिव होगा तो किस डायरेक्शन में एंगल बनाएगा वो, इस डायरेक्शन में, ऐसा ऐसा ही बनेगा। तो ये हमारा कैसा होगा, ऐसा ऐसा। तो कह सकते हैं हमारा कैसा कैसा, इसका हो जाएगा हमारा आंसर ए। थोड़ा सा ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। लाइट रे आई चूंकि निगेटिव जाना है इसको तो इस डायरेक्शन में देगी, आई तो निगेटिव हो नहीं सकता लेकिन आर को तो निगेटिव होगा, तो ही तो म्यू निगेटिव होगा। ये म्यू जो निगेटिव होगा कैसे होगा, आई निगेटिव हो नहीं सकता है, किसको निगेटिव होना पड़ेगा, आर को, तभी तो ये माइनस में देगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, यदि बुक में कुछ और लिखा हुआ है तो सावधान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट विड्थ एंड डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम स्क्रीन आर डबल्ड। मतलब इसमें स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों की वैल्यू को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। देन फ्रिंज विड्थ, ठीक है, यंग के द्वि छिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्र की दूरी दोनों दुगुनी कर दी जाती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई का ये फॉर्मूला याद रखना है। तो बीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डी भाई स्मॉल डी। डी को भी क्या कर दिया, दो गुना, और छोटू वाले डी को भी क्या कर दिया, दो गुना। डी से ये 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, जो पहला था वही था, पहला जो यही था अभी भी यही बचा। मतलब बी डैश की बात करते तो ये भी तो वही आया हमारा, तो कह सकते हैं अपरिवर्तित रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। थोड़ा थोड़ा सा आ रहा होगा समझ में, कोशिश कीजिएगा सब आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्या रहा है, तरंग का कालांतर फाई तथा पथांतर डेल एक्स, फेज डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस डेल एक्स। तो ये हमारा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के लिए है ना भैया, ये हमारा है पाथ डिफरेंस, ये हमारा क्या है फाई। फेज डिफरेंस ऑलरेडी पिछले वाले में ही पढ़े हैं। अब पाथ डिफरेंस, अब पाथ फेज डिफरेंस सबसे ज्यादा एसी के अंदर कूदा था, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, इसको लिख सकते हैं डेल एक्स बराबर इतना। याद रखिए 2018 में पूछा है, 13 नंबर का हमारा क्या हो गया, सी। 14 क्या है, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स इतना।
मतलब दो वेव दे के रखा है, एक ये और एक ये, इसके कारण उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना आएगा, यही पूछ रहा है ना। तो एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये देखिए हमने बोला है शुरुआत में जो भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे को ध्यान में रखना है, यूज करना है। तो एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला है। अब सोच के देखिए ये मैक्सिमम कब होगा, यहां मैक्सिमम पूछा जा रहा है ना, उत्पन्न अधिकतम। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, पक्की बात है, होगी ना। लेकिन यहां पे हमको कैसे पता फाई की वैल्यू कितनी है, नहीं ना पता है। लेकिन कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, कितनी होती है, 1 होती है। अच्छी बात है। चलिए तो इस दोनों के लिए हमारा फेज डिफरेंस कितना है ये देख लेते हैं मैक्सिमम के लिए। तो हम लिख सकते हैं y1 इज इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल्स टू 4, ये कॉस में दिया है 4, ये हमारा दिया है 3 कॉस ओमेगा टी अधिकतम परिणामी। चलिए अब हम बात करें तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, 3 कॉस को लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, चलिए इस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्योंकि ये 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये इसको हम इतना लिख सकते हैं, जो कि आगे पीछे ऐसा भी लिखो एक ही बात है, 3 साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ऐसे लिखो एक ही बात है। तो इस दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, पाई बाई 2 का है। देखिए यहाँ साइन ओमेगा टी है, यहाँ साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी है, तो फेज डिफरेंस कितने का, पाई बाई 2 का। तो यहां से हमको फाई की वैल्यू कितनी निकल गई, पाई बाई 2। ठीक, अब हम इसमें डाल देते हैं पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 कितनी, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, कॉस 90 0, तो मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो यहां से एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, और a1 a2 क्या है, ये हमारा a1 ये हमारा a2, तो a1 इज इक्वल्स टू 4 और a2 इज इक्वल्स टू 3 रख देते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 16 प्लस 9, तो रूट अंडर 25 इज इक्वल्स टू 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए दोनों का फेज डिफरेंस हमको पता है, फेज डिफरेंस की वैल्यू डाल दिए, वो पूरा का पूरा ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये बच गया सिर्फ। ठीक है, और वैल्यू को पुट किया और आंसर निकाल दिया, हमारा आ गया 5। तो 14 का हमारा क्या हो गया आंसर, बी। एक्सपेक्टेड है, थोड़ा थोड़ा सा समझिए। अब ये कैसे किए हैं ये आप समझ पा रहे हो, क्योंकि एसी के अंदर भी ऐसा काम किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा आसमान का रंग नीला दिखने का कारण, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण स्काई ब्लू होता है। सनराइज और सनसेट, सूर्योदय सूर्यास्त थोड़ा लाल लाल जैसा दिखता है, वो भी किसके कारण, स्कैटरिंग का। डेंजर साइन जो लाल रंग का बनाया जाता है वो भी किसके लिए, स्कैटरिंग के लिए। वायलेट का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, रेड का सबसे कम होता है। तो किसका कारण है, ब्लू 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 ब्लू, स्काई ब्लू होता है, किसके कारण होता है, स्कैटरिंग कारण, तो स्कैटरिंग आंसर। नेक्स्ट, द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू, इंटरफेरेंस के केस में किन किन चीजों को याद रखना है, सोप बबल, देखते हो सोप का जो बबल होता है थोड़ा कलरफुल दिखता है, मजा आता है देखिए नहीं। चलिए, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो की जाती है, जिसे हमारी चश्मे पे देख रहे होगे, तो ये थोड़ा सा कभी कभी दिखता होगा, हो सकता है कि थोड़ा
कलरफुल दिखता होगा, कभी कभी दिख जाता है। ओके, तो ये होता है। या ऑयल ऑन सरफेस ऑफ वाटर, यदि किसी पानी मतलब पानी के सरफेस के ऊपर क्या डाल देंगे, तेल डाल दोगे तो उसमें भी कलर दिखते हैं ना, वो भी किसका कमाल है, इंटरफेरेंस का। होलोग्राम भी देखते हो कलरफुल होता है, और थिन फिल्म, इस सारे में कलर्स किसके कारण आता है, इंटरफेरेंस के कारण, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करती है। देखिए यदि ये कहानी नहीं होती, पोलराइजेशन आपको पढ़ाया गया होगा, पोलराइजेशन, तो ये क्लियर नहीं हो पाता कि लाइट का वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है या लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ओके, तो ये क्लियर कौन करता है, पोलराइजेशन क्लियर करता है। जैसे देखते होंगे पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन में रहते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो एक छोटा सा जगल बना दिए, इससे जो निकल गया और दूसरा वाला नहीं निकल पाया, क्योंकि ये क्या है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर है। तो ये बताता है किस चीज को, ये किस टाइप का हमारा क्या है, वेव है। तो कह सकते हैं ये ट्रांसवर्स नेचर को कौन बताता है, हमारा पोलराइजेशन, ध्रुवन। ओके, नेक्स्ट हमारा ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर के नियम में, ब्रूस्टर के नियम के अंदर हम लोग म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा पी, थीटा क्या होता है, इंसिडेंट एंगल रहता है पोलराइजेशन के लिए। तो थीटा की जगह पे हम आई भी यूज कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू टेन आई पी, ठीक है, स्क्वायर साइन वाइन नहीं, याद रखिएगा छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट हमारा महत्तम तीव्रता के लिए cos फाई का मान, मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए cos फाई की वैल्यू क्या होगी, ये जो दिख रहा है तीव्रता के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जब आई की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो उसके लिए cos फाई की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, +1, इतना छोटा छोटा सा चीज। कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, इतना वेवलेंथ हमको दे के रखा है कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, in a vacuum enter a medium of refractive index mu equals to 1.5, ठीक है। the wavelength of it in this medium, इस मीडियम में हमको बताइए कि क्या होगा, ठीक है। सेम कहानी, निर्वात में इतना तरंगदैर्घ्य, एक वर्णी प्रकाश का अपवर्तनांक कितना दे के रखा है, और बोल रहा है माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो ये वाला रे ऑप्टिक्स से लेके अभी तक घूम रहे हैं बैठ के, तो इसका मतलब क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू दिस, म्यू की वैल्यू 1.5 और इसकी वैल्यू देख के रखा है कितना, 6000 डिवाइडेड बाई, ये हमको निकालना है, तो निकाल लेते हैं 6000 बटे 1.5। अब ये कट्टम कुट्टी करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 6000 एक और शून्य बटे 15, तो 15 चौक 60, लड्डू लड्डू लड्डू, तो ये हमारा आ गया कितना, 4 लड्डू एंगस्ट्रॉम। तो 4 लड्डू एंगस्ट्रॉम कहाँ पे है, यहाँ पे है। चल जा भाई, 20 का क्या हो गया, ए हमारा। ओके, चलिए 22 पे चलते हैं। कह रहा है द पाथ लेंथ टी, द पाथ लेंथ टी इन ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे के रखा है एन, और पाथ लेंथ इन ए ग्लास मतलब लेंथ किसका, ग्लास के अंदर कितना दे के रखा है, टी दे के रखा है। ओके, इक्विवेलेंट पाथ लेंथ इन वैक्यूम, मतलब कह रहा है पाथ लेंथ इन वैक्यूम क्या होगा, यही ना पूछा जा रहा है। अब जस्ट देखे थे अप्रदांक वाले शीशे की पट्टी के पथ की लंबाई टी है, तो समतुल्य निर्वात में पथ की लंबाई क्या होगी, अभी जस्ट देखे थे, क्या देखे थे याद है, निकाले थे पहले क्वेश्चन में, एल वी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एल एम। देख लेते हैं एल वी, पहला क्वेश्चन कहाँ है भाई, जल्दी से आ जाओ, जल्दी आजा। हाँ, एल वी इक्वल्स टू म्यू एल एम, ये हम पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको निकाल के दिखाएं, कैसे आया है सब कुछ आपको पता है। जल्दी कहाँ गया भाई, हाँ इतना आया है। तो यहां पे क्या देके रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कितना, एन, और ग्लास के लिए मतलब मीडियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी देके रखी है, टी, तो एल वी इक्वल्स टू एन टी। तो यदि पहला वाला समझ में आ गया तो एक्सपेक्टेड ही आसान था।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद है समझ में आया होगा। आया तो लाइक, कमेंट और शेयर पक्का कीजिएगा। थैंक यू।